नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के हापुड़ जिले में थाना देहात क्षेत्र से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर गैस एजेंसी के बाहर बड़ी भीड़ देखने को मिली है। उपभोक्ताओं और एजेंसी कर्मियों के बीच हंगामा भी देखने को मिला है। उपभोक्ताओं का गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर लोगों में नाराजगी बढ़ी है और उन्होंने एजेंसी के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर न मिलने से उपभोक्ता और कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि स्थिति बिगड़ती देखकर एजेंसी का एक कर्मचारी फरार हो गया और कुछ महिला उपभोक्ताओं ने कर्मियों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कालेबाजारी का भी आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि उन्होंने 2000 रुपए तक का गैस सिलेंडर बेचा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और हालातों को किसी तरह से नियंत्रण किया। हापुड़ में गैस की किल्लत को लेकर लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हापुड़ के सोडा में स्थित एक वर्णित गैस एजेंसी पे, जहां पर लोगों का आरोप है कि वो सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, बावजूद उसके उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आंटी, क्या दिक्कत है? आप सिलेंडर लेने आए हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तो है 10 तारीख से ये चक्कर काटते काटते ये जमाया, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। ये हमें सिलेंडर नहीं दे रहे, अंधे धुंधे हैं। छोटा सा हमारा पोता है, हम रोज धक्के खा रहे हैं, लगा कर भाग जाता है। कब से लाइन में खड़े हैं आप? हमें 10 बजे से लगे हुए हैं। तो क्या क्या हुआ? यहाँ पे बंद है, क्या दिक्कत, क्या बताया जा रहा है आपको? यहाँ बताया जा रहा है, कोई तो कह रहा 3500 का सिलेंडर है, कोई कह रहा 2000 का, कोई कह रहा 3000 का। तो कहाँ से लाने हम 3000 रुपए? गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर। क्या क्या परेशानियों का सामना कर? हाँ तो भैया परेशानी के किराए पर है भैया, मिल रहा सिलेंडर, बताओ चूल्हा जला रहे हैं, किराए तो घरों में रह रहे हैं, बताओ कहाँ चलावे हम। आज जब आप यहाँ आए हैं तो क्या स्थिति क्या है यहाँ? हम तो भैया परसों भी आए, पहले दिन भी आए, जब भी हमारी कोई सुनवाई ना हुई और हमें होली से ये टाइम आ गया, कहते हमारी कोई सुनवाई नहीं हो। क्या कहते हैं आपसे? हम तो कह देते हैं अब पहली तारीख का आज का टाइम दिया था, फिर आज क्या हुआ? हमें मिला ही नहीं। ये लिख के बस इसे बंद मिली दुकान, हम यहाँ बैठे हैं सुबह से। और भी हमारे साथ बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। सर, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आप एजेंसी पे आए हैं, क्या यहाँ शटर दिखाई दे रहा है, क्या है? हमारा ये दिक्कत है। सुबह से पब्लिक यहाँ खड़ी हुई है, किसी को कुछ नहीं, मतलब गैस मिलना ना केवाईसी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। हमें भी 3-4 दिन से घुमा रहेगा, केवाईसी करवाने के लिए करवाए थे, वो भी नहीं हो रहा है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? भाई ये बता रहे कल आ जाना, कल आ जाना, मतलब डेली कल बुला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। कब से खड़े हैं आप? सुबह 10 बजे से खड़े हुए हैं, पूछो इनसे भी। अब उधर कर दो जरा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप यहाँ पे खड़े हैं, सिलेंडर लेने आए थे? सर जी, हमारा तो 19 तारीख से सिलेंडर बुक है, जो कि एक रोज डेली अगले दिन के लिए टाल देते हैं। और आज अभी इनको फोन करा तो इनके एक एजेंट ने, जो इनका डिलीवरी करता है लड़का, उसने कहा 3000 का सिलेंडर दूंगा, लेना है तो ले लो, नहीं तो भैया फोन बंद कर रखे हैं उसने। तो आपका आरोप है कि ब्लैक में सिलेंडर दे रहे हैं? जी बिल्कुल ब्लैक में दे रहे हैं भाई साहब, 19 तारीख से नहीं दे रहे। जब बुक कर रखा है तो अभी उन्होंने 3000 रुपए का बताया है कि अलग से दे दूंगा विदाउट बुकिंग के। अब आप यहाँ खड़े हैं, क्या दिक्कत है? बंद है, क्या समस्या? ये बंद कर चले गए हैं, ब्लैक से सप्लाई कर रहे हैं खूब दबा करके। 3000 का, 3500 का, किसी को 3000 का दे रहे हैं, किसी को 3500 का दे रहे हैं। वहीं बागपत के बड़ौत में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राजपाल शर्मा के प्रतिष्ठान पर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। सपा सांसद ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई चरम पर है, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान समय पर नहीं हो रहा है और हर वर्ग परेशान है। उन्होंने मजदूरों की स्थिति पर भी चिंता जताई और मनरेगा योजना को खत्म करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही उन्होंने गैस की कालेबाजारी और सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में लगते हुए लोगों की समस्याओं का भी जिक्र किया। नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और गरीबों के साथ खड़ी है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 84 चौधरी और सुभाष शर्मा सहित कई दिग्गज नेता जो हैं वो मौके पर मौजूद रहे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नरेश उत्तम पटेल, सांसद जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। जो अभी दादरी में रैली हुई है, बहुत ऐतिहासिक रैली हुई है और उसको मीडिया ने भी दिखाया, सोशल मीडिया ने भी दिखाया, जनता ने भी बताया, कार्यकर्ता भी सब उसको पूरी तरह जुटे थे। मैं जब से चुनाव जीता तो शर्मा जी, हमारे राज्यपाल शर्मा जी हमारे चुनाव में गए थे। ये हमारी पार्टी के प्रदेश के नेता हैं और हमारा क्षेत्र जो गंगा जमुना का दुआबा है, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर,
इलाहाबाद, रायबरेली, कौशाम्बी, उन्नाव, इस जिले के बीच में है। और बड़ा परिश्रम शर्मा जी ने किया, तो मैं इनका धन्यवाद, और कुछ हमारे कार्यकर्ता शामली जिले में, तो मैं उनका भी धन्यवाद देने आया हूँ कि आपके परिश्रम से मुझे विजयश्री मिली और मैं भारत की सबसे बड़ी पंचायत प्रतिनिधि बना। 2027 में परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सांसद जी, आपकी पार्टी की पूजा पाठ है, लगातार जो है मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं और कहीं ना कहीं सपा को घेर भी रही हैं। ये लोकतंत्र है, सबको अपने विचार की अभिव्यक्ति है, और समाजवादी पार्टी में तो पूरी तरीके से हर व्यक्ति को अपने विचार की अभिव्यक्ति करना है। और जो हम भारतीय जनता पार्टी करा रही ना, उनसे हमारे तो बगल की हैं, हमें पता है कि किसके दबाव में बोल रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर जो है बीजेपी सभा पे, सदन के अंदर भी और सड़क पे भी चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है किसकी? आदित्यनाथ जी की। और विपक्ष पर आरोप लगाओ। गोंडा करनालगंज क्षेत्र में हरियाली की भारी नुकसान पहुंचाने वाले अवैध लकड़ी कारोबार तेजी से लगातार फल फूल रहा है। प्रतिबंधित हरे भरे पेड़ों की कटाई जारी है, जिससे स्थानीय पर्यावरण गंभीर खतरे में है। स्थानीय लोग बताते हैं कि वन माफियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन रात सड़क मार्गों पर पेड़ों की लकड़ी से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकाल ली जाती है। करनालगंज रेलवे स्टेशन, कटरा बाजार और गोंडा लखनऊ हाईवे समेत सभी प्रमुख मार्ग इससे प्रभावित है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की नाकामी इस अवैध कटान को बढ़ावा दे रही है। खबरों की माने तो कई अवैध लकड़ी टालों पर ये लकड़ी जो है वो पहुंचती है और इसके संरक्षण किसका संरक्षण मिलता है, ये सवाल उठ रहा है। विभागों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरे भरे पेड़ों की कटाई से न केवल पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि स्थानीय जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, भूमि संरक्षण और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं बढ़ रही है और इस अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई और निगरानी की जरूरत है। समय रहते अगर इसे नहीं रोका गया तो क्षेत्र की हरियाली और प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी नुकसान हो सकता है। वहीं गोंडा में बीती रात को दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुट किसी वर्चस्व को लेकर आमने सामने आए थे और लात घूंस से बेल्ट से हमले किए गए हैं। स्थानीय लोग डर के कारण दूर खड़े रहे और मारपीट का वीडियो बनाने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों ने बेधड़क आपस में ही हमला किया है। घटना चौकी से केवल 10 कदम की दूरी की बताई जा रही है, जिससे पुलिस की जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो मिलने के बाद से नगर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान जुटाना शुरू कर दिए हैं। मारपीट में शामिल व्यक्तियों की पहचान करके कार्रवाई जारी है। चौकी के इतनी नजदीक जगह पर हिंसा होने से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रदेश में कई जिलों में बिजली गिरने और बारिश के साथ साथ मध्य तूफान की संभावना बनी हुई है। तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है। ऑरेंज अलर्ट के तहत प्रभावित जिलों में अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, लखनऊ सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से चेतावनी दी है कि वो खुले में ना रहें और बिजली और तूफान के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहें। किसानों और सड़क उपयोगकर्ताओं को भी विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय कर दिया है। बिजली कटान या फिर अन्य आपात स्थितियों में निपटने के लिए भी सभी आवश्यक संसाधन तैयार रखे गए हैं। जनता से अनुरोध है कि वो अपने घरों और वाहनों को सुरक्षित जगहों पर रखें और सोशल मीडिया और स्थानीय न्यूज चैनल के माध्यम से अपडेट देखते रहें। कासगंज जनपद की लाइफलाइन माने जाने वाली मोहनपुर रोड पर अवैध मंगल बाजार का बोलबाला लगातार बढ़ता जा रहा है। निर्धारित स्थान को छोड़कर मुख्य सड़कों पर फैल चुके इस बाजार ने राहगीरों और वाहनों की आवाजाही दुर्लभ कर दी है। खबरों की माने तो बाजार के ठेकेदार नियमों की अनदेखी करके दुकानदारों से अवैध वसूली कर रहे हैं। सरकारी जमीन पर सार्वजनिक सड़क पर चल रहा है और इस निजी स्वार्थ अतिक्रमण में प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क के दोनों ओर और बीच रास्ते तक दुकान सजने के कारण मंगलवार को भीषण जाम की स्थिति बन जाती है। पैदल चलने वाले राहगीरों और आपातकालीन वाहनों जैसे कि एम्बुलेंस के लिए भी सड़क पार करना जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग और प्रशासन से सब कुछ जानने के बाद भी मौन साधे हुए हैं। जनता पूछ रही है कि सार्वजनिक रास्तों को कब तक बाजार के नाम पर अतिक्रमण और वसूली के लिए नीलाम किया जाएगा।
सीतापुर से बड़ी खबर है। शहर के प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर से बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। कई दिनों से चल रही चिन्हीकरण प्रक्रिया के बाद से आज सुबह से ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से शहर के 5 प्रमुख चौराहों का कायाकल्प किया जाएगा और इस कड़ी में कैप्टन मनोज पांडे चौक और हरदोई चुंगी पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अवैध कब्जों को हटाने के लिए पुलिस और पीएससी बल भी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान किसी भी व्यवस्था से और अव्यवस्था से निपटने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और कुछ जगहों पर हल्का विरोध देखने को मिलेगा, लेकिन प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के लिए लगातार बाधित है। गोंडा रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर एक भयावह हादसा हुआ, जिसमें जीआरपी रेलवे पुलिस का सिपाही आकाश कुमार सिंह अपराधी का पीछा करते हुए ट्रेन की चपेट में आ गए। देर रात हिरासत से भाग रहे आरोपी को पकड़ने के लिए सिपाही ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाई और उसी दौरान तेज रफ्तार से गुजर रही ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी और उनका एक पैर कट गया। घटना के तुरंत बाद जीआरपी के अन्य जवानों और रेलवे कर्मचारियों ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल सिपाही को गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद से उनकी स्थिति देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आकाश सिंह फिलहाल गंभीर हालत में है और डॉक्टर कटे पैर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में बुधवार को एक भयंकर पुलिस कार्रवाई का मामला जो है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि पत्नी और मासूम बच्चे के साथ मौजूदा एक युवक को अचानक से ही पुलिसकर्मियों ने घेर लिया और बनियाइन और साड़ी वर्दी से उसे जबरन घसीट कर उठाकर ले गए। घटना में शामिल पुलिस अधिकारी ठाकुरगंज के बताए जा रहे हैं। पुलिस को इस कार्रवाई से युवक की पत्नी और मासूम बच्चा अत्यधिक सहम गए। परिजनों ने बताया है कि ये कार्रवाई दुबग्गा इलाके में हाल ही में एक गोलीकांड में वांछित आरोपी को पकड़ने के सिलसिले में की गई है। हालांकि घटनास्थल पर मौजूदा लोगों और परिवार ने पुलिस के इस अचानक और बलपूर्वक रवैये पर विरोध जताया। युवक की पत्नी ने स्थिति बिगड़ने पर डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद से आसपास के लोग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है और स्थानीय लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कुशीनगर में गैस एजेंसी के कर्मचारियों की लापरवाही और दबंगई ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बुकिंग होने के बावजूद भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं दिया गया है और कुछ सिलेंडर कालेबाजारी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि विरोध करने पर गैस एजेंसियों के कर्मचारियों ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि डीसीओ द्वारा जारी होम डिलीवरी आदेशों के गैस एजेंसी खुलेआम नजरअंदाज कर रही है। एजेंसी के कर्मचारियों की इस दबंगई से क्षेत्र में उपभोक्ताओं में नाराजगी फैल गई है। खाद्य एवं रासद विभाग की नियमित निगरानी और कार्रवाई न करने से गैस एजेंसियों पर मनमानी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों का गुस्सा जो है वो चरम पर पहुंच गया है और गैस एजेंसियों पर लापरवाही से लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये हुई है कि गैस के लिए मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। 25 तारीख की बुकिंग है। कई बार आने के बाद से नहीं मिल पाया। जैसे गाड़ी आई है तो मैं अपना बेटा जो है कि लाइन में लगे हुए हैं। तब तक जो है कि गेट पे एक लोग पूछ रहे थे, मैं भी गेट के सामने ही खड़ा था। उनके द्वारा उस बंदे को जबरन खींचा जा रहा था। छुड़ाने के चक्कर में मुझे खींच करके अबेरामी से मुझे गेट बंद करके इनके पोषित गुंडों द्वारा जो है मुझे मारा पीटा गया है। अच्छा, ये सारे जो सल्ट वोल्ट फटे हुए उसी घटना से हुई है? घटना से। कौन सी गैस एजेंसी पर आए हुए थे? ये शांति एचपी गैस सोनबरसा ग्राम सभा नुनियापट्टी फाजिल नगर ब्लॉक जनपद कुशीनगर है। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। ये हुई है कि गैस के लिए मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। 25 तारीख की बुकिंग है। कई बार आने के बाद से नहीं मिल पाया। जैसे गाड़ी आई है तो मैं अपना बेटा जो है कि लाइन में लगे हुए हैं। तब तक जो है कि गेट पे एक लोग पूछ रहे थे, मैं भी गेट के सामने ही खड़ा था। उनके द्वारा उस बंदे को जबरन खींचा जा रहा था। छुड़ाने के चक्कर में मुझे खींच करके अबेरामी से मुझे गेट बंद करके इनके पोषित गुंडों द्वारा जो है मुझे मारा पीटा गया है। अच्छा, ये सारे जो सल्ट वोल्ट फटे हुए उसी घटना से हुई है? घटना से। कौन सी गैस एजेंसी पर आए हुए थे? ये शांति एचपी गैस सोनबरसा ग्राम सभा नुनियापट्टी फाजिल नगर ब्लॉक जनपद कुशीनगर है। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। ये हुई है कि गैस के लिए मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। अम्बेडकर नगर में सुल्तानपुर जाते समय बुधवार रात को सपा नेता हर्षित यादव का वाहन एक भारी दुर्घटना का शिकार हो गया। रिपोर्टर अमित मौर्य की स्थानीय जानकारी के अनुसार क्षेत्र से गुजरते समय कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में हर्षित यादव को गंभीर चोट आई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों की माने तो नेता की स्थिति
स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोग और सुरक्षा अधिकारियों ने घटना के बाद से मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया है। फिलहाल पुलिस और एम्बुलेंस सेवा ने मिलकर घायल नेता को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। घटना के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और कार दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और आगे की जाँच के लिए टीम तैनात कर दी है। यूपी के बलिया में माध्यमिक के अंतर्गत जनपद स्तरीय कैरियर गाइड्स मेला यानी कि 2025 और 26 का आगाज मंगलवार दोपहर 1 बजे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में किया गया और इस कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी और शिक्षाविद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो छात्रों को विभिन्न कैरियर विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं और कौशल विकास से जुड़ी जानकारी प्रदान करना था। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहने और सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि सही मार्गदर्शन और योजना के साथ ही कैरियर के क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। मेले में कैश कुमार, श्रीमती निर्मला पांडे सहित कई लोग जो है वो मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भी भाग लिया और अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस मेले में छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच कैरियर और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी जागरूकता बढ़ाई गई। विभागीय निर्देशानुसार कैरियर मेला जनपद स्तर पर लगाया जाना था और कैरियर मेला प्रत्येक विद्यालय में मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष मनाए जाने की व्यवस्था है। कैरियर ये एक पंख पोर्टल है जिसमें बच्चों को कैरियर के संबंध में अपने आगे चुनने के लिए इसमें बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। पोर्टल पर उपलब्ध रहती हैं। किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि हो, वो अपना क्षेत्र इस कैरियर का जो पंख पोर्टल है उसमें चुन सकते हैं और प्रत्येक विद्यालय में एक कैरियर का नोडल अध्यापक भी नामित है। वो बच्चों को समय समय गाइड करता रहता है। बच्चों की जैसी भी रुचि हो उसी हिसाब से अपने आगे कैरियर चुन सकता है, क्योंकि यही बच्चों के बनने के लिए, भविष्य बनाने के लिए 9 से 12 तक ही पढ़ाई, इसी अवधि में ये कक्षा 12 तक ये संभावनाएं हैं और उसी में बच्चे अपना कैरियर, उसी के परिपेक्ष में जनपद स्तरीय मेला आयोजित किया गया। आज कैरियर मेला में कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें मैं योगा में नेशनल तक खेली हूँ और स्टेट में गोल्ड मेडल आई थी। तो मैं योगा से आगे बढ़ना चाहती हूँ और टीचिंग लाइन में योगा से मैं जाना चाहती हूँ। तो मैं उसी के करियर में आज यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस अपना दिखाई थी और पार्टिसिपेट की थी और मैं चाहूँगी कि मैं आगे भी योगा में आगे बढ़ूँ और उससे मैं रिलेटेड हूँ। क्या नाम है आपका? रूबी प्रजापति मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम लोग करियर गाइडेंस में हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं आज, और आगे भी हम लोग को भी पार्टिसिपेट करना है और आगे भी हम लोग स्टेट और नेशनल तक खेले हैं। क्या है आगे की, क्या आगे का ड्रीम जॉब है कि आगे का हम लोग। पीलीभीत के थाना सैरामऊ क्षेत्र में अरुण कुमार 32 साल की उम्र बताई जा रही है और बाइक और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर उनके साथी बिल्लू गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अरुण कुमार और बिल्लू बाइक से स्टेशन जा रहे थे और वो सीधे रोड पर पहुंचे और तभी सामने से तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने अरुण कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके साथी का इलाज जारी है। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पिता मदन लाल ने बताया कि अरुण 3 भाइयों में मझला था और परिवार का सहारा था। उसका असमय निधन परिवार के लिए भारी दुख लेकर आया है। थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे की जांच जारी है। पीलीभीत जनपद में आधी रात को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 26 साल के सचिन की मौत हो गई। हादसे की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार माधोटांडा थाना क्षेत्र में सचिन अपनी बड़ी बहन के घर से वापस लौट रहा था और इसी दौरान धनेश के पास गुरुद्वारे के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक सचिन अपने 2 भाइयों और 2 बहनों में बड़ा था और उनकी शादी लगभग 1 साल पहले हुई थी और उनकी एक मासूम बेटी भी है। पुलिस ने मामला सड़क दुर्घटना का बताया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है।
वहीं सहारनपुर में एक भयंकर हादसा हुआ है, जहां पर बिजली घर के पास एक डीसीएम वाहन जो है अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटा है। हादसे में महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई और पूरा क्षेत्र दहल उठा है। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत ही राहत कार्य शुरू किया और घायल यात्रियों को वाहन और मानव प्रयास से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को बिना देरी किए हुए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है और कुछ घायल गंभीर हालत में है। पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार वाहन को तेज रफ्तार और संभावित सड़क की खराब स्थिति हादसे का कारण बनी हुई है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यात्री जो है सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे के आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और ये हादसा यात्रा के दौरान सावधानी न बरतने और भीड़ भाड़ वाले रास्ते से वाहन अनियंत्रित होकर चिंता का उजागर कर रही है। हरदोई में बीते शाम को भयंकर अग्निकांड ने कोहराम मचा दिया। गांव के बाहर स्थित एक बंगले में अचानक से ही भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना में बंगले के अंदर फंसी 75 वर्षीय गोमती जलकर उनकी मौत हो गई। वहीं आग में एक पावर ट्रक, ट्रैक्टर और कीमती सामान भी जलकर खाक हो गया है। साथ ही 3 बेजुबान भैंस भी आग की चपेट में चढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शाम के करीब 4 बजे आग की लपटें अचानक उठी और विकराल रूप धारण करने लगी। लोगों ने बाल्टी लेकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि कुछ बचा नहीं। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी चूक उजागर कर दी है। पीड़ित जो है वो लगातार स्थिति को गंभीर देखते हुए इलाज पर 80 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी संक्रमण और अस्पताल की अव्यवस्था ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी है। डॉक्टरों ने बताया कि ट्रांसप्लांट में प्रोटोकॉल और आइसोलेशन का पालन नहीं किया गया था, जिससे मरीज की हालत और बिगड़ गई। हीमोग्लोबिन 6.3 तक गिर गया है और किडनी फेलियर के संकेत दिख रहे हैं। घटना के बाद से पारुल तोमर को लखनऊ के SGPGI रेफर किया गया और CMO को पत्र भी भेजा गया। वहीं GSVM मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह ट्रांसप्लांट की सुविधा और की अनुमति नहीं है और इस घटना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अवैध ट्रांसप्लांट की अनुमति किसने दी और इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से जवाबदेही की मांग उठ रही है। हमारे हॉस्पिटल में परसों रात से लगभग 1-1.15 बजे ये तथाकथित जो इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसके 2 मरीज, एक रेसिपिएंट और एक डोनर को स्थानांतरित किया गया था उपचार के लिए। तो जब उनका कल उपचार हमारे विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के द्वारा देखा गया है और उसके बाद मॉनिटरिंग की गई थी, तो उनकी स्थिति में खास तौर से जो रेसिपिएंट है जिसको गुर्दा मिला हुआ है, प्रत्यारोपित किया गया है, उसकी स्थिति में जो है गिरावट दिखाई दे रही है। उसका हीमोग्लोबिन अचानक से काफ़ी कम हो गया है, उसकी काउंट्स बढ़ गई हैं, जैसा कि जो है हमें उन्होंने सूचित किया है। और सेम चीज़ जो है प्रिंसिपल साहब ने आगे भी कम्युनिकेट की है CMO को। यूरिन आउटपुट जो कि मानक के अनुसार होना चाहिए था वो भी कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है शो कर रही थी कि क्या ये जो है रिजेक्शन की तरफ जा रहा है या सेप्टिसीमिया हो रहा है, क्योंकि वो असुरक्षित वातावरण में ट्रांसप्लांट हुआ होगा। हमारे पीलीभीत में बीते 27 मार्च को जमीनी विवाद के दौरान 2 पक्षों के बीच तलवार और लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई और इस घटना में एक पक्ष के रवि को गंभीर सिर में चोट आई है। तो वहीं परिजनों ने उन्हें सबसे पहले बिसलपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीरता हालत देखते हुए पीलीभीत जिला अस्पताल में उसे रेफर कर दिया। बाद में परिजन रवि को बरेली के प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां पर 31 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रवि का शव परिजन लेकर बिसलपुर आए हैं और बिसलपुर बरेली राजमार्ग पर शव रखकर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने हैं और इसके बाद से SDM, पुलिस क्षेत्र अधिकारी और तहसीलदार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लंबे समझाने और वार्ता के बाद प्रशासन ने परिजनों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए राजी किया है। घटना ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है और प्रशासन की तत्परता को भी परखने का मौका दिया। मोहनलालगंज के एक मोड़ पर अनियंत्रित बस ने अपना नियंत्रण खो दिया और सीधे एक घर में प्रवेश कर दिया है। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं रहा, इससे जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय खबरों की माने तो बस की रफ्तार काफी तेज थी और चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। काफी नुकसान हुआ है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत ही पहुंचे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।